Hi guys, I am Vivek Kumar Saini and we have completed already two lectures of geomorphology series. Today will be the third lecture and in this lecture we will study about constitution of Earth's interior. So let us first understand what is Earth's interior, how is its structure. Okay. It will be like this. First of all, we will have crust, then mantle, and then core. Let me elaborate this. This is our Earth. Then we have a narrow zone on the top, which is of crust. Okay, this will be our crust. Then we will have a little mantle part, and below it we will have a narrow zone that will be asthenosphere. This is mantle, this is crust, then again mantle remains. So mantle remains till this zone, and this is zone. This is inner core, this is outer core, this is also mantle. Okay, and this is asthenosphere, which I have highlighted here. This is asthenosphere, crust. Okay, so what we can see, first of all crust, then mantle, then asthenosphere, then again mantle, then outer core and inner core. अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. देखो ये सबसे पहले हमारा जो ऊपर की सरफेस है उसमें क्या हमें या तो कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे या फिर ओशन मिलेंगे. ओशंस जो हैं, ओशनिक वाटर, उसके नीचे जस्ट हमारे क्रस्ट होगी जो कि किससे कंप्राइज होगी, ग्रेनाइट या बेसाल्ट से. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये भी रिजिड होगी, मतलब सॉलिड होगी. ठीक है. देन कम लिथोस्फेयर. Lithosphere, or we can say it is mantle, which I have already told you. This is mantle. It is also rigid. Then again it will come asthenosphere. This is asthenosphere. It will be in molten state, so it is molten, or we can say it is in plastic form. Then again it will be which is this mantle, it will be in solid. देन आउटर कोर एंड देन इनर कोर. ये ऐसा स्ट्रक्चर है. इसमें हम अलग क्लासिफिकेशन भी है, जैसे जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर की लेयर है उसको हम लिथोस्फेयर बोल देते हैं, एस्थेनोस्फेयर को हम एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं, पर जो एस्थेनोस्फेयर के नीचे वाली लेयर है, जो मेंटल वाली लेयर है, उसे हम मेसोस्फेयर बोलते हैं. और आउटर कोर और इनर कोर का हमारा कुछ अलग वो नाम नहीं है. ठीक है. ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं कि हमने ये अर्थ के इंटीरियर का जाना कैसे. क्योंकि हम जो है ड्रिल कुछ मीटर तक ही कर सकते हैं, कुछ हज़ार मीटर तक. ठीक है. पर ये तो कुछ लगभग 6400 किलोमीटर की रेडियस है. तो हाउ कैन वी नो अबाउट लाइक व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर. तो ये हमने कैसे जाना. पहले हम समझेंगे क्या मीनिंग है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर का. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, व्हाट इज़. तो इसका मीनिंग है व्हाट इट इज़ कंसिस्ट ऑफ. लाइक अगर आपसे कोई पूछे कि एक मेटल एक में वो है यहाँ पे और है, तो व्हाट इट्स कंपोजिशन, देन यू विल से इट कंटेन्स आयरन, इट कंटेन्स सिलिकेट, लाइक दिस यू विल टेल. तो सेम इसका मतलब है what it consists of, different part of for making a total, कि क्या क्या मिलके ये टोटल पूरी अर्थ बनी है. तो उसकी मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी ये सब हम पढ़ते हैं इसमें. एविडेंस क्या है अर्थ इंटीरियर के जो हमने पढ़े, तो कुछ एविडेंस है. पहला हम कैटेगराइज करेंगे इसे आर्टिफिशियल सोर्सेज में, जिसमें आ जाएगा डेंसिटी. डेंसिटी जो है अर्थ की वैरी करती है. देखिए आप अगर हम ऊपर से चलें सी सरफेस से, ज़ीरो डेप्थ पे डेंसिटी कुछ 2.7 to 2.9 होगी, फिर 100 मीटर पे 3.38. ऐसे ही जब हम डेप्थ
बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारी डेंसिटी अर्थ की बढ़ती रहेगी। एट 2900 किलोमीटर इट विल बी 9.9 एंड देन 4000 11.32। लेट ग्राफ इट। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा। शुरू में 2.7 to 2.9, देन इट विल इंक्रीज। लगभग ये लीनियर इंक्रीज है, पर आप यहाँ पे देखिए एट 3000 किलोमीटर हाइट, यहाँ पे क्या हाइट नहीं, डेप्थ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सडन राइज हो रहा है डेंसिटी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक है ये सिलिकेट से बना हुआ है और ये निकल प्लस आयरन से बना हुआ है, और हमें ये पता है कि निकल और आयरन जो है बहुत ही ज़्यादा डेंस रहते हैं। तो इसी वजह से जो ये शार्प राइज हुआ है, ये डेंसिटी चेंज हुई है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट उसके चेंज हुए हैं, निकल और आयरन आ गया जहाँ पे पहले सिलिकेट्स था मेंटल में। दूसरा है हमारा एविडेंस है प्रेशर। आर्टिफिशियल सोर्स में प्रेशर आता है। प्रेशर हमें पता है कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। व्हाट इज दिस? डेंसिटी। एच इज हाइट और वी कैन से इट इज डेप्थ। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पानी में, नीचे जो है प्रेशर बढ़ता रहता है। यहाँ पे प्रेशर हाई होगा और यहाँ पे प्रेशर लो होगा। सिमिलरली जब हम अर्थ की कोर की तरफ मूव करेंगे तो प्रेशर जो है इंक्रीज होता रहेगा। ऑल्सो प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज इन डेंसिटी, पर ये हमेशा सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा मान लें कि प्रेशर हमेशा डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, तो कुछ प्रेशर इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा, बट इसके हिसाब से डेंसिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा हो जानी चाहिए कोर की, पर कोर की डेंसिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं होती। सो अब इससे हमें क्या पता चला कि ये यूनिवर्सली ट्रू क्यों नहीं है। अगर हमारा सेम वो होता, कॉन्स्टिट्यूएंट होता हर जगह, कि मान लो सिलिकेट ही है, क्रस्ट में भी, मेंटल में भी और कोर में भी, तब हम कह सकते थे कि ये लीनियरली चेंज होगा। पर अभी कोर में हमारा निकल आयरन है, क्रस्ट में हमारा सिलिकेट्स है, सिलिकेट SiAl है, और यहाँ पर सीमा है, तो इस वजह से ये वेरी करता है। अब हम प्रेशर को देख लें। लेट अस assume at the surface it is 0 atm pressure, then when we increase it, this is our point where core starts and mantle ends। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ तक लीनियरली इंक्रीज हो रहा था, पर यहाँ पे और तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है मटेरियल जो है चेंज हुआ है, निकल और आयरन आया है इसमें कोर में। ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज डीपर टेम्परेचर। व्हाट डज इट मीन? डीपर मीन्स मोर टेम्परेचर। आपने कहीं ना कहीं ऐसा सुना भी होगा कि धरती में नीचे जितना जाओगे वो उतना गर्म मिलेगा, तो ऐसा है। क्यों? पहले अर्थ जो है गैस बॉल थी, फिर ये कूल डाउन हुई, तो कूल डाउन की वजह से सरफेस जो है वो हमारी सॉलिडिफाई हो गई और कूल हो गई सरफेस, पर अभी भी अंदर टेम्परेचर जो है इंक्रीज है। तो जितना ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगी हमारी, उतना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा। ऑब्जर्वेबल टेम्परेचर इज़ 30 डिग्रीज पर किलोमीटर। ऑब्जर्वेबल मतलब कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम? क्रस्ट पे। तो क्रस्ट पे जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री पर किलोमीटर पे इंक्रीज़ हो रहा है। पर अगर हम इसी हिसाब से, इसी रेट से आगे बढ़ें तो कोर का टेम्परेचर 1,90,000 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर हो गया तो पूरा अर्थ मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। तो रियलिटी में कोर का टेम्परेचर कितना है? लगभग 5,000 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि सेम रीज़न, मटेरियल सेम नहीं है।
कोर में अलग मटेरियल है, मेंटल में अलग है, और क्रस्ट में अलग है। इस वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो भी हमें दिखता है। अब आप ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि क्रस्ट रिजिड होता है, मेंटल रिजिड होता है, एस्थेनोस्फेयर मेल्टिंग फॉर्म में होता है ना, और आउटर कोर हमारा लिक्विड होता है, देन इनर कोर ये हमारा रिजिड होता है, मतलब सॉलिड होता है। तो अगर रिजिड है तो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो हमारा जो रियल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होगा, समझ गए। तो आप इस ग्राफ में देखिए, जो रॉक का मेल्टिंग टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है, ठीक है ये, पर जो रियल टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर है, वो कुछ ऐसा है। तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि क्रस्ट में जो है और मेंटल में जो है ये क्या होगा, ये वो वाला होगा, जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो कम होगा, तभी ये रिजिड फॉर्म में है। पर जैसे ही हम आउटर कोर की तरफ मूव करते हैं, आउटर कोर में हमें पता है ये लिक्विड होता है। अगर ये लिक्विड है तो इसका मतलब जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू रॉक मेल्टिंग टेम्परेचर के, ठीक है। रॉक मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पे कम हो गया और ये बढ़ गया, तो इस वजह से यहाँ पे लिक्विड पाया जाता है। फिर अगेन हमें इनर कोर का पता है कि वो रिजिड होता है, मतलब सॉलिड होता है। तो इसके लिए जो रॉक मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और एक्चुअल टेम्परेचर कम है, ठीक है। Now we will understand the relationship of density, pressure and temperature with depth। अब अगर डेप्थ को हम देखें तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती है, आप देख सकते हो। और ये ग्राफ ये मैंने बताया था, ये किस वजह से, ये शार्प इंक्रीज किस वजह से, चेंजिंग मटेरियल। सिमिलरली डेप्थ इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, डेप्थ इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो हम ये कह सकते हैं डेप्थ, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों डेप्थ के साथ इंक्रीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल सोर्सेज वोल्केनिसिटी। अब अर्थ है, यहाँ से एक लावा बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये रफ्ट हो रहा है। तो ये लावा कुछ एक हमें सोर्स बताएगा कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। क्यों? क्योंकि ये आया तो वहीं से, अंदर का मटेरियल है। तो हम इसको अगर इसके कंपोनेंट्स को पढ़ लें, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को पढ़ लें मैग्मा लावा के, तो हमें पता चल सकता है अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा। तो ये भी एक सोर्स है। फिर सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी ये क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू स्टडी द अर्थक्वेक एंड इट्स प्रोपोगेटिव वेव्स। Seismic waves are of three kinds: primary waves, P waves, secondary waves, S waves, and surface waves. Surface waves are also of two kinds. First is love waves, and second is Rayleigh waves. Okay, first of all, we will understand what is origin of earthquake. Origin earthquake का कुछ ऐसा होता है कि कहीं सरफेस के ब्लो से कुछ एक बॉम्ब ब्लास्ट टाइप होता है जिसकी वजह से वेव मूव करती हैं ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, और वो सारी डायरेक्शन में मूव करती हैं, पर हम तो रियलाइज टॉप ऑफ द सरफेस पे करेंगे, तो इसलिए ऊपर अर्थक्वेक आ जाता है। जहाँ पे ओरिजिन होता है उसको हम कहते हैं फोकस और हाइपोसेंटर। वाई हाइपोसेंटर? क्योंकि हमें नहीं पता वो कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है। इट इज़ हाइपो एज्यूम्ड सेंटर। और जहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट है सरफेस पे, उसको हम बोल देते हैं एपिसेंटर। जहाँ पे हमें लगता है कि मेन ओरिजिन यहाँ पे होगा। कैसे हम इसको कैसे वो कर सकते हैं? एपिसेंटर ये हो गया, हाइपोसेंटर ये हो गया, फोकस, एपिसेंटर। अब ये यहाँ से मूव कर रही हैं वेव्स ऐसे से, है ना, पर यहाँ पे जाने के बाद वेव्स कैसे मूव करेंगी सरफेस पे? कुछ इस तरीके से। इसलिए ये हो गया इसका एपिसेंटर। अब हम सिस्मिक वेव्स की बात कर लेते हैं, जो हमने बताएंगे तीन तरीके की वेव्स होती हैं। पी वेव्स को हम कंप्रेशनल वेव्स भी बोल देते हैं, या फिर पुश और पुल वेव्स भी बोलते हैं। आपने साउंड वेव्स सुना है? साउंड वेव और लाइट वेव्स में बहुत अंतर है। साउंड वेव्स का
जो हिसाब होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो इससे क्या पता चला है, यहाँ पे ये जो है पुश कर रही हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा कंबाइंड हो गई। तो फिर ये पुल कर रही हैं, यहाँ पे पुश कर रही हैं, फिर पुल कर रही हैं। तो इससे क्या है, जो मटेरियल है वो पुश और पुल फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ से आपका कोई सोर्स है, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी जो आवाज़ है वो आगे के एयर मॉलिक्यूल्स को पहले क्या कर रही होगी, पुश कर रही होगी। फिर वो जो पुश हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर फर्दर आगे पुश कर रहे होंगे। तो ऐसे वेव्स क्रिएट होती हैं। इसको हम बैक एंड फोर्थ और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ क्विक वेव्स बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे ही फास्टेस्ट सीस्मिक वेव्स हैं ये प्राइमरी वेव्स। ये सारे मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, देन लिक्विड एंड देन गैस। सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमें अभी आगे बताएंगी कि क्यों, कैसे हम अर्थ का इंटीरियर इन वेव्स की वजह से जान सकते हैं। ठीक है, तो पी वेव, जैसे मैंने बोला, पी वेव्स कैसे होती हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत वाइड एंड है, यहाँ पे ये नैरो हो गई, एक दूसरे को पुश कर रही हैं, चिपका रही हैं, फिर ये वाइड एंड हो गई। तो पी वेव्स कुछ इस तरीके की होती है। नाउ कम द एस वेव। एस वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव भी बोल देते हैं। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल जैसे लाइट वेव। हाउ लाइट वेव ट्रेवल, इफ समवन नोज लाइट वेव ट्रेवल्स लाइक दिस, है ना। दिस इज डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट एंड द वेव मूव्स इन दिस परपेंडिकुलर टू मूवमेंट ऑफ वेव। ठीक है, travel at right angle at two direction of wave propagation similar to light wave के similar। ये p wave से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, मैं समझाऊंगा क्यों। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी ऑफ p waves इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ s waves। मतलब s wave की जो वेलोसिटी है वो p wave से कम है, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में मूव करती है। अगर लिक्विड होगा तो ये वहाँ पे नहीं होंगी। सिमिलरली ये गैस होगा, गैसियस फेज होगा, तो ये भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। वेट अ सेकेंड। हेलो, यस। तो एस वेव का हम कैसे समझ सकते हैं। एस वेव मैंने बोला है कि जिस डायरेक्शन में वो मूव करती हैं उसके परपेंडिकुलर ही उसकी वेव्स क्रिएट होती हैं। इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही हैं, इस डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन, तो उनका जो मूवमेंट होगा वो या तो एक्स डायरेक्शन में होगा या फिर जेड डायरेक्शन में। तो इस टाइम जो है उनका मूवमेंट, वेव का मूवमेंट, जो वेव क्रिएट हो रही है वो जेड डायरेक्शन में हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये। देन कम सरफेस वेव, इसको हम एल वेव्स भी बोल देते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये भी दो तरीके की होती हैं, लव वेव्स। लव वेव्स ट्रैवल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप ये समझ सकते हो कि ये कितनी डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा है, एस वेव से भी ज़्यादा डेंजरस है। और रेले वेव्स जो होती हैं, दे ट्रैवल इन इलेक्ट्रिकल मोशन, देयर वेलोसिटी इज लेस देन बोथ पी एंड एस वेव। तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज ग्रेटर देन एस वेव एंड ग्रेटर देन एल वेव्स। ओके, अब हम देखते हैं एल वेव्स का प्रोपगेशन कैसा है। मैंने कहा है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूव करती हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसा है, तो ये ऊपर भी उठेंगी, ठीक है, और ये साइड वेज भी जाएंगी। अंडरस्टैंड दिस।
ये इधर उधर भी जा रही हैं और ये ऊपर नीचे भी जा रही हैं, ऊपर और नीचे भी जा रही हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ आर वेव्स में सिंपल मूवमेंट होता है, पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करते हैं इलेप्टिकल मोशन में। इसके बिलो वाले जो पार्टिकल हैं वो इलेप्टिकल मोशन में मूव करते हैं। अब हमें पी और एस वेव्स का पता चल गया, बट ये पी और एस वेव्स हमारे किस काम के हैं, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट इन नोइंग इंटीरियर ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। देन अंडरस्टैंड फर्स्ट, let us consider case of simply P waves, forget S waves. This is our earth, this is outer core and this is inner core, ठीक है। we know कि यहाँ से मान लो ये सोर्स है, एपिसेंटर है, ठीक है। तो P waves मूव करेंगे, सिंपली ऐसे मूव करेंगे। अब यहाँ तक ये ऐसे टेंजेंशियली इसको क्रॉस कर दिया, बट जब इसमें ये जाएंगी, इसमें एंटर करेंगी, किसमें, इनर आउटर कोर में, तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होंगी। रिफ्रैक्शन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये रिफ्रैक्ट होंगी और ये मूव अंदर की तरफ बैंड हो जाएंगी कुछ ऐसे। जब फिर ये बाहर आएंगी तो ये कैसा हो जाएगा, they will come like this। फिर फर्दर वेव्स ऐसे मूव करेंगी और ये ऐसे बाहर आ जाएगी। जब ये इनर कोर में जाएंगी, यहाँ पे बैंड हो गई थी, फिर ये बाहर की तरफ मूव करेंगी, फिर ये ऐसे और कुछ ऐसा। ऐसा इनका मूवमेंट रहेगा। तो हमें क्या पता चला कि चाहे ये बिल्कुल यहाँ पे कर रही हूँ एंटर, तो भी ये वाला जो रीजन है ये शैडो वाला रहेगा, यहाँ पे कोई वेव्स हमें नहीं मिलेंगी। शैडो रीजन ऑफ पी, तो ये वाला जो एरिया होता है वो कितना एरिया दोनों तरफ होगा, ये इतना, ये कितना एरिया होगा, अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री माने देन इट विल बी 180 डिग्री, ओके। सो 105 डिग्री तक हमें पी वेव्स मिलेंगी, किस वजह से, क्रस्ट की वजह से और मेंटल की वजह से। पर जब ये आउटर कोर आ जाएगा, इस वजह से ये यहाँ पे 105 टू 140 डिग्री कोई पी वेव्स हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया शैडो जोन। सिमिलरली इधर कोई पी वेव हमें नहीं मिलेगी। पर अगर हम एस वेव की बात करें, तो एस वेव सिंपली यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। पर आप ये बात बताइए कि क्या एस वेव इसमें मूव कर सकती हैं, यहाँ से गई, क्या वो इसमें एंटर करेंगी और हमें विजिबल होंगी, नहीं, क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड में मिलती हैं। तो ये लिक्विड है, यहाँ पे वो मूव नहीं करेंगी। तो इससे हमें क्या पता चला, इस रीजन से इस रीजन तक कोई भी एस वेव हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा कितना रीजन हो गया, ये 105 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट टू 105 डिग्री टू दिस पॉइंट, सिंपली ये हुआ। अब हम सिंपली एक ये पढ़ लें, एसिमुलेशन ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो ये कैसा है कि पी वेव्स मूव करी, फिर यहाँ पे जो है वेलोसिटी, मैंने बोला कि जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है, बट एस्थेनोस्फेयर में आपने नोटिस किया कि वेलोसिटी इनकी डिक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि ये मोल्टन स्टेज आ गई, डेंसिटी यहाँ पर कम हो गई ना मोल्टन स्टेज में, फिर ये कम हुई, फिर ये बढ़ने लगी। देन अगेन इन मेंटल इट इंक्रीजेज, बट when you come at the depth of 2900 kilometer, what you see that mantle will is on end and outer core is beginning। तो उसमें क्या हुआ, आउटर कोर जो है लिक्विड है, लिक्विड में डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू सॉलिड। तो डेंसिटी कम मतलब वेलोसिटी कम, ये वेलोसिटी शार्प डिक्रीज हो गई, देन इट विल इंक्रीज एंड
in inner core it is solid again, then velocity increases. But in case of S wave, similar behavior till the end of mantle, but in outer core as it is liquid, so no S waves will be present. Okay, so this was our lecture. I hope you will like it, and if you have any doubt then tell me in comment section. Okay, thank you, and we will meet in next lecture.